नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूपोला फर्नेस के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए फर्नेस की, तो फर्नेस इज अ लार्ज वेरी हॉट एनक्लोज्ड फायर दैट इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग मेटल, बर्निंग रबिश एक्सेट्रा। फर्नेस एक बड़ी, बहुत ही गर्म संलग्न आग है जिसका इस्तेमाल धातु को पिघलाने के लिए या फिर कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। अब अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नेस की, तो डिफरेंट टाइप से फर्नेस को क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली फर्नेस को हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोल्टन मेटल। यानी ग्रे कास्ट आयरन को पिघलाने के लिए क्यूपोला फर्नेस, एयर फर्नेस, रोटरी फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का इस्तेमाल होता है। स्टील को पिघलाने के लिए ओपन हार्थ फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस, आर्क फर्नेस, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बात की जाए, तो क्रूसिबल फर्नेसेस का इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए। क्रूसिबल फर्नेसेस पिट टाइप हो सकती है, टिल्टिंग टाइप हो सकती है, नॉन टिल्टिंग टाइप या फिर बेल आउट टाइप हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइप हो सकती है। पॉट फर्नेस का इस्तेमाल होता है मेनली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के पिघलाने के लिए, और पॉट फर्नेस स्टेशनरी हो सकती है या फिर टिल्टिंग हो सकती है। रिवर्बेटरी फर्नेसेस का इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम और कॉपर को पिघलाने के लिए, और ये स्टेशनरी हो सकती है या फिर टिल्टिंग हो सकती है। रोटरी फर्नेसेस या तो फ्यूल फायर्ड हो सकती हैं या फिर इलेक्ट्रिकली हीटेड हो सकती हैं। इंडक्शन फर्नेसेस का इस्तेमाल एल्यूमिनियम और कॉपर को पिघलाने के लिए किया जाता है, और वो लो फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं या फिर हाई फ्रीक्वेंसी की हो सकती हैं। स्पेशली कॉपर को पिघलाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस का यूज किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्यूपोला फर्नेस के बारे में। फॉर मेनी ईयर्स द क्यूपोला वॉज द प्राइमरी मेथड ऑफ मेल्टिंग यूज्ड इन आयरन फाउंड्रीज। The cupola furnace has several unique characteristics which are responsible for its widespread use as a melting unit for cast iron. Cupola furnace is employed for melting scrap metal or pig iron for production of various cast irons. It is also used for production of nodular and malleable cast iron. It is available in good varying sizes. The main considerations in selection of cupolas are melting capacity, diameter of shell, without lining or with lining, spark arrestor। यानी कि बहुत सालों से आयरन की फाउंड्रीज में क्यूपोला का ही इस्तेमाल किया जाता है धातु को पिघलाने के लिए। क्यूपोला के अपने बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्यूपोला को काफ़ी खास बना देते हैं। क्यूपोला का इस्तेमाल मेटल के स्क्रैप को पिघलाने के लिए किया जा सकता है, या फिर पिग आयरन को पिघलाने के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। नोडुलर और मेलिएबल कास्ट आयरन के प्रोडक्शन के लिए भी क्यूपोला का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूपोला किसी भी साइज की हो सकती है। बेसिकली क्यूपोला को सेलेक्ट करते वक्त मेल्टिंग कैपेसिटी, शेल का डायमीटर, विद लाइनिंग और विदाउट लाइनिंग कंसिडर किया जाता है। अब अगर बात की जाए शेप की, तो अ टिपिकल क्यूपोला मेल्टिंग फर्नेस कंसिस्ट ऑफ अ वाटर कूल्ड वर्टिकल सिलेंडर विच इज लाइंड विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल। यानी क्यूपोला एक वर्टिकल सिलेंडर टाइप दिखती है और वो वाटर कूल्ड फर्नेस है। इसमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल की लाइनिंग भी की होती है। Next is construction of cupola furnace. The construction of a conventional cupola consists of a vertical steel shell which is lined with a refractory brick. The charge is introduced into the furnace body by means of an opening approximately halfway up the vertical shaft. The charge consists of alternate layers of the metal to be melted, coke, fuel and limestone flux. The fuel is burnt in air which is introduced through towers positioned above the earth.
the hot gases generated in the lower part of the shaft ascend and preheat the descending charge. यानी कि अगर कन्वेंशनल क्यूपोला फर्नेस के बारे में बात की जाए तो वो एक वर्टिकल स्टील शेल टाइप दिखती है और उसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक की लाइनिंग होती है. क्यूपोला फर्नेस में चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाता है ओपनिंग द्वारा और वो ओपनिंग होती है वर्टिकल शाफ्ट के आधे रास्ते में. चार्ज ऑल्टरनेट लेयर्स से मिलके बनती है और ये ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं धातु जिसको पिघलाना है उसकी लेयर, फिर कोक फ्यूल की लेयर और लाइमस्टोन फ्लक्स की लेयर. इस प्रकार से लेयर बाय लेयर चार्ज को क्यूपोला फर्नेस में डाला जाता है. फ्यूल इंट्रोड्यूस करने के लिए टायर्स का इस्तेमाल होता है जो कि हर्थ के जस्ट ऊपर होते हैं. गर्म गैसेस जो लोअर पार्ट में शाफ्ट के जनरेट होती हैं वो ऊपर जाती हैं और जो ऊपर से चार्ज आ रहा होता है उसको प्रीहीट करती हैं. अब अगर इस चीज को डायग्राम से समझा जाए तो यहां पर दिया हुआ है ये फर्नेस चार्जिंग डोर. यहां से चार्ज लेयर बाय लेयर डाला जाता है और पूरा का पूरा क्यूपोला फर्नेस को वेल, कंबर्जन जोन, मेल्टिंग जोन, प्रीहीटिंग जोन और स्टैक जोन में बांट सकते हैं. क्यूपोला में ऊपर यहां स्पार्क अरेस्टर भी होता है. बाहर की तरफ ये शेल है, अंदर की तरफ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग दी हुई है. यहां पर ये एयर बॉक्स दिया हुआ है. एयर बॉक्स के जस्ट ऊपर ये जो जोन है इट इज रिड्यूसिंग जोन. यहां पर ये टायर्स दिए हुए हैं, ये फेटलिंग होल है, यहां पे ये ड्रॉप बॉटम, नीचे ये लेग्स, यहां पर ये सैंड बॉटम, यहां पर ये स्लैग बॉटम और ये टैपिंग होल दिया हुआ है. यहां पर फर्स्ट जो लेयर है वो कोक को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड लेयर फ्लक्स को, थर्ड लेयर मेटल को. इस टाइप से लेयर बाय लेयर क्यूपोला को चार्ज किया जाता है. अब अगर बात की जाए जोन्स ऑफ क्यूपोला के बारे में तो वेरियस नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन डिफरेंट जोन्स ऑफ क्यूपोला. द कंस्ट्रक्शन एंड डिफरेंट जोन ऑफ क्यूपोला आर, यानी क्यूपोला फर्नेस में डिफरेंट जोन्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो क्यूपोला फर्नेस का कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट जोन इस प्रकार हैं. पहला जोन है वेल. द स्पेस बिटवीन द बॉटम ऑफ द टायर्स एंड द सैंड बेड इनसाइड द सिलेंड्रिकल शेल ऑफ द क्यूपोला इज known as well of the cupola. As melting occurs, the molten metal get collected in this portion before tapping out. यानी कि टायर्स और सैंड बेड के बीच में जो जगह होती है उसको वेल ऑफ क्यूपोला बोलते हैं. जैसे जैसे धातु पिघलती है वैसे वैसे वेल में पिघली हुई धातु हमें मिल जाती है. यहाँ पे टायर्स के नीचे और सैंड बॉटम यानी यहां के ऊपर ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेल. यहां पर हमें पिघली हुई धातु मिल जाती है. नेक्स्ट जोन इज कंबर्जन जोन. द कंबर्जन जोन ऑफ क्यूपोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग जोन. इट इज लोकेटेड बिटवीन द अपर ऑफ द टायर्स एंड अ theoretical level above it. The total height of this zone is normally from 15 centimeter to 30 centimeter. The conversion actually takes place in this zone by consuming the free oxygen completely from the air blast and generating tremendous heat. The heat generated in this zone is sufficient enough to meet the requirements of other zones of cupola. The heat is further evolved also due to oxidation of silicon and manganese. A temperature of about 1540 degrees Celsius to 1870 degrees Celsius is achieved in this zone. Few exothermic reactions
takes place in this zone, and these can be represented as C plus O2 gives CO2 plus heat, Si plus O2 gives SiO2 plus heat, and 2Mn plus O2 gives 2MnO plus heat. यानी कि क्यूपोला के कंवर्जन जोन को ऑक्सीडाइजिंग जोन भी कहा जाता है, और कंवर्जन जोन टायर्स और उसके थोड़ा सा ऊपर नॉर्मली 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में ये होता है. इस जोन में कंवर्जन होती है और ऑक्सीजन कंवर्जन के लिए एयर ब्लास्ट से मिलती है. कंवर्जन के बाद बहुत सारी हीट हमें मिलती है. ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि क्यूपोला के दूसरे जोन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और उनकी भी ये पूर्ति करती है. हीट सिलिकॉन और मैंगनीज के ऑक्सीडेशन में भी निकलती है. यहाँ पर तापमान 1540 से 1870 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. इस जोन में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो कि इस प्रकार हैं. C plus O2 gives CO2 plus heat, Si plus O2 gives SiO2 plus heat, and 2Mn plus O2 gives 2MnO plus heat. ये जो जोन है यहाँ पे टूयर्स के ऊपर और यहाँ से 15 से 30 सेंटीमीटर ऊपर, ये होता है कंवर्जन जोन. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग जोन. रिड्यूसिंग जोन ऑफ क्यूपोला इज ऑल्सो नोन एज protective zone, which is located between the upper level of conversion zone and the upper level of coke bed. In this zone, CO2 is changed to CO through an endothermic reaction, as a result of which temperature falls from conversion zone temperature to about 1200 degrees centigrade at the top of this zone. The important chemical reaction takes place in this zone, which is given as under CO2 plus C, which is coke, gives 2CO plus heat. Nitrogen does not participate in the chemical reaction occurring in this zone, as it is also the other main constituent of the upward moving hot gases. Because of the reducing atmosphere in this zone, the charge is protected against oxidation. यानी कि रिड्यूसिंग जोन को प्रोटेक्टिव जोन भी कहा जाता है, और ये अपर लेवल ऑफ कंवर्जन जोन और कोक बेड के अपर लेवल के बीच में होता है. इस जोन में CO2 CO में चेंज होती है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से यहाँ का तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है. केमिकल रिएक्शन जो यहाँ होता है वो है CO2 plus C gives 2CO plus heat. रिड्यूसिंग जोन में नाइट्रोजन केमिकल रिएक्शन में पार्ट बिल्कुल भी नहीं लेता. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से चार्ज ऑक्सीडेशन से बचा रहता है. यानी अगर डायग्राम में देखा जाए तो यहां पर ये रिड्यूसिंग जोन है. यहां पे इस एरिया में ये दिस इज रिड्यूसिंग जोन. Next is melting zone. The lower layer of metal charge above the lower level of coke bed is termed as melting zone of cupola. The metal charge starts melting in this zone and it trickles down through coke bed and gets collected in the well. Sufficient carbon content picked by the molten metal in this zone is represented by chemical reaction, which is given as under 3Fe plus 2CO gives Fe3C plus CO2. यानी कि मेटल चार्ज के लोअर लेयर को मेल्टिंग जोन ऑफ क्यूपोला कहा जाता है. इस जोन में धातु पिघलती है और नीचे की तरफ वेल में इकट्ठी हो जाती है. यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो है 3Fe plus 2CO gives Fe3C plus CO2. डायग्राम में अगर मेल्टिंग जोन को देखा जाए तो यहां पर मेल्टिंग जोन है. यहां पर जो भी धातु आएगी वो पिघल कर नीचे यहां वेल में इकट्ठी होती चली जाएगी. नेक्स्ट इज प्री हीटिंग जोन.
preheating zone starts from the upper end of the melting zone and continues up to the bottom level of the charging door. This zone contains a number of alternate layers of coke bed, flux and metal charge. The main objective of this zone is to preheat the charges from room temperature to about 1090 degrees centigrade before entering the metal charge to the melting zone. The preheating takes place in this zone due to the upward movement of hot gases. During the preheating process, the metal charge in solid form picks up some sulfur content in this zone. यानी कि प्रीहीटिंग जोन मेल्टिंग जोन के ऊपर के हिस्से से शुरू होता है और चार्जिंग डोर के नीचे के लेवल तक रहता है. प्रीहीटिंग जोन में ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं कोक बेड, फ्लक्स और मेटल चार्ज की. प्रीहीटिंग जोन का मेन उद्देश्य होता है कि धातु को रूम टेम्परेचर से लेके करीब करीब 1090 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना, और ये गर्म हवा जो ऊपर जा रही होती है वहां से मिलती है. प्रीहीटिंग जोन में मेटल सॉलिड फॉर्म में कुछ सल्फर कंटेंट ले लेता है. डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये पूरा प्रीहीटिंग जोन है. नेक्स्ट इज स्टैक जोन. स्टैक इज द एम्प्टी पोर्शन ऑफ cupola above the preheating zone. It provides a passage to hot gases to go to atmosphere from the cupola furnace. यानी cupola के ऊपर वाला जो खाली हिस्सा है उसको स्टैक कहा जाता है, और स्टैक गर्म गैसेस के लिए रास्ता होता है जिससे वो गर्म गैसेस एटमॉस्फेयर में निकल सकें. यानी यहां पर ये स्टैक जोन है. नेक्स्ट टॉपिक इज charging of cupola furnace. Before the blower is started, the furnace is uniformly preheated and the metal and coke charges lying in alternate layers are sufficiently heated up. The cover plates are positioned suitably and the blower is started. The height of coke charge in the cupola in each layer varies generally from 10 to 15 centimeters. The requirement of flux to the metal charge depends upon the quality of the charged metal and scrap, the composition of the coke and the amount of ash content present in the coke. यानी कि ब्लोअर को शुरू करने से पहले फर्नेस को यूनिफॉर्मली प्रीहीट किया जाता है, साथ में मेटल और कोक को भी सफिशिएंटली गर्म किया जाता है. मेटल और कोक ऑल्टरनेट लेयर्स में फर्नेस में रखे जाते हैं. कवर प्लेट को सही जगह पर रखा जाता है और उसके बाद ब्लोअर को शुरू किया जाता है. कोक के चार्ज की हाइट क्यूपोला में जनरली वेरी करती है 10 से 15 सेंटीमीटर, और फ्लक्स की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है मेटल और स्क्रैप किस क्वालिटी का है और कोक की कंपोजिशन क्या है और कोक में एश कंटेंट कितना है. नेक्स्ट हेडिंग इज वर्किंग ऑफ cupola furnace. The charge consisting of metal alloying ingredients limestone and coal coke for fuel and carbonization, which is 8 to 16% of the metal charge, is fed in alternating layers through an opening in the cylinder. Air enters the bottom through toyers extending a short distance into the interior of the cylinder. The air inflow often contains enhanced oxygen levels. Coke is consumed. The hot exhaust gases rise up through the charge, preheating it. This increases the energy efficiency of the furnace. The charge drops and is melted. Although air is fed into the furnace, the environment is a reducing one. Burning of coke under reducing conditions raises the carbon content of the metal charge to the casting specifications. इसका मतलब है चार्ज जो कि
मेटल अलॉइंग इंग्रेडिएंट्स लाइमस्टोन और कोल कोक से मिलके बनता है, वो ऑल्टरनेटिंग लेयर्स में क्यूपोला फर्नेस में डाला जाता है। हवा टायर्स के नीचे से एंटर होती है और एयर में एनहेंस्ड ऑक्सीजन लेवल होता है, कोक कंज्यूम होता है, हॉट गैस ऊपर जाती है चार्ज के थ्रू होती हुई और उस चार्ज को प्रीहीट करती जाती है। इस वजह से एनर्जी इफिशिएंसी फर्नेस की बढ़ जाती है, चार्ज नीचे गिरता जाता है और पिघलता जाता है। वैसे तो हवा फर्नेस में दी जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट वहां पर रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग कंडीशन में कोक के जलने से कार्बन कंटेंट मेटल का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटल कास्टिंग के लिए एज पर स्पेसिफिकेशंस हो जाता है। एज द मेटल इज कंज्यूम्ड, additional charges can be added to the furnace. A continuous flow of iron emerges from the bottom of the furnace. Depending on the size of the furnace, the flow rate can be as high as 100 tons per hour. As the metal melts, it is refined to some extent, which removes contaminants. This makes this process more suitable than electric furnaces for dirty charges. A hole higher than the tap allows slag to be drawn off. The exhaust gases emerge from the top of the cupola. Emission control technology is used to treat the emissions to meet the environmental standards. Hinged doors at the bottom allow the furnace to be emptied when it is not in use. यानी कि जैसे जैसे मटेरियल खपता जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज ऊपर से डाला जा सकता है फर्नेस में। नीचे से आयरन का कंटिन्यूअस फ्लो निकलता जाता है। फर्नेस के साइज के ऊपर फ्लो का रेट 100 टन्स पर आवर तक हो सकता है। जैसे जैसे धातु पिघलती जाती है, वैसे वैसे कुछ हद तक वो रिफाइन की जा सकती है, जिससे कि कंटामिनेंट्स हटाए जा सकें। थोड़े से ऊंचे टैप की वजह से स्लैग को निकाला जा सकता है। एग्जॉस्ट गैसेस क्यूपोला के टॉप से निकलती हैं। एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है एग्जॉस्ट गैसेस को एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स से मीट करने के लिए। बॉटम में जो हिंज्ड डोर्स होते हैं, उनकी वजह से क्यूपोला को खाली किया जा सकता है जब उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। अब अगर बात की जाए टाइप ऑफ मोल्टन मेटल की, तो क्यूपोला इज एम्प्लॉयड फॉर मेल्टिंग स्क्रैप मेटल्स और ओवर 90% ऑफ द पिग आयरन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कास्टिंग्स। ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, some malleable iron castings and some copper based alloys can be produced by cupola furnace। यानी कि क्यूपोला का इस्तेमाल स्क्रैप मेटल को पिघलाने के लिए किया जा सकता है, या फिर पिग आयरन जिसमें कि 90% से ज़्यादा आयरन कंटेंट हो, उसको पिघलाने के लिए भी क्यूपोला का इस्तेमाल होता है। ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन और कुछ कॉपर के अलॉयज को भी क्यूपोला फर्नेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए हीट एनर्जी सोर्स की, तो द क्यूपोला इज अ टेबुलर फर्नेस which produces cast iron by melting scrap and alloys using the energy generated from the oxidation of coke, a coal derivative। यानी अगर क्यूपोला के एनर्जी सोर्स के बारे में बात की जाए, तो क्यूपोला एक ट्यूबुलर फर्नेस है जो कि कास्ट आयरन बनाती है और उसके लिए मेटल का स्क्रैप और अलॉयज पिघलते हैं, और उनको पिघलने के लिए हीट का इस्तेमाल होता है, और वो हीट एनर्जी कोक जो कि एक कोल का डेरिवेटिव है उसके कंवर्जन से मिलती है।
यानी ये भी कह सकते हैं कि कोक के ऑक्सीडेशन से वो हीट एनर्जी मिलती है जिसे कि इस्तेमाल किया जाता है स्क्रैप मेटल को और अलॉयज को पिघलाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज जैमिंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस। जैमिंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर विच सफिशिएंट केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इट। It occurs frequently due to the negligence of the furnace operator. The cupola furnace may be either jammed temporarily or permanently. यानी कि क्यूपोला फर्नेस में जैमिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऑपरेटर को बहुत ध्यान से क्यूपोला फर्नेस को ऑपरेट करना चाहिए। हो सकता है जैमिंग टेम्पररी हो या फिर यह भी हो सकता है कि जैमिंग परमानेंट हो। Next heading is temporary jamming of cupola furnace. Temporary jamming of cupola furnace means the temporary suspension of air supply in the tower zone due to choking of tower mouths. This is caused mainly due to the low temperatures at the tower's openings, resulting in the solidification of iron and slag around these openings. The air passage is hence choked and the supply of air is temporarily stopped. It results in incomplete conversion of the coke fuel inside the furnace and hence leads to rapid reduction of the temperature in the furnace. Therefore, this temporary jamming must be prevented by frequent poking of this solidified material by means of a poking bar through the toyers. The operator of cupola should always keep himself alert enough for not allowing such solidification for continue melting in furnace for a longer period. मतलब टेम्पररी जैमिंग क्यूपोला में एयर सप्लाई के रुकने की वजह से होता है और एयर सप्लाई के रुकने की वजह होती है टोयर के माउथ में चोकिंग। नॉर्मली एयर सप्लाई चोकिंग की वजह से रुकती है और इस चोकिंग के होने का कारण होता है लो टेम्परेचर टोयर के ओपनिंग पे, जिसकी वजह से आयरन और स्लैग टोयर के ओपनिंग पर सॉलिडिफाई हो जाते हैं यानी जम जाते हैं, जिसकी वजह से एयर की सप्लाई रुक जाती है और क्यूपोला टेम्पररीली जैम हो जाती है। इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंवर्जन होता है और टेम्परेचर में रैपिडली रिडक्शन आता है फर्नेस के अंदर। इसलिए टेम्पररी जैमिंग को रोकने के लिए फ्रीक्वेंटली सॉलिडिफाइड मेटल की पोकिंग की जाती है। पोकिंग करने के लिए टूयर्स में बार का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूपोला के ऑपरेटर को हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए जिससे कि मेटल या फिर स्क्रैप कुछ भी टूयर के माउथ पे जमने ना पाए। नेक्स्ट हेडिंग इज परमानेंट जैमिंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस। परमानेंट जैमिंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस means a complete cut off of the air supply to the cupola due to permanent choking of air passage. This occurs on account of the overflow of the slag into the wind chamber. As the metal melts and starts collecting in the well of the furnace, its level rises gradually and the slag, being lighter, always floats on the top surface of the molten metal. If the molten metal is not tapped out in time due to the negligence of the operator, the level of molten metal in furnace will start rising in the well and a stage will come when this level approaches to the tower level. Any slightest delay further in tapping by the cupola operator will cause the slag to flow through the tower opening into the wind belt. यानी कि परमानेंट जैमिंग का मतलब है एयर सप्लाई पूरी तरीके से क्यूपोला में कट ऑफ हो जाना, और यह होता है एयर पैसेज में परमानेंट चोकिंग की वजह से। जब भी कभी मेटल पिघलता है और फर्नेस के वेल में इकट्ठा होना शुरू होता है, धीरे धीरे उस मेटल का लेवल बढ़ता चला जाता है और स्लैग क्योंकि मेटल से हल्का होता है इस वजह से वो हमेशा पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है। अगर
पिघली हुई धातु को सही समय पर ना निकाला जाए तो फर्नेस में पिघली हुई धातु बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब पिघली हुई धातु टूयर के लेवल तक पहुंच जाएगी। अब अगर ऑपरेटर ने उस वक्त भी मेटल को नहीं निकाला तो स्लैग टूयर के ओपनिंग तक चला जाएगा, जिसकी वजह से एयर सप्लाई चोक हो जाती है और एयर सप्लाई जब चोक होगी तो उससे परमानेंट जैमिंग क्यूपोला में हो सकती है। Since the slag comes in contact with the air at low temperature, it quickly solidifies in the wind belt as well as in the tuyers and therefore choke the passage of airflow permanently in the furnace. Hence, the cupola furnace reaches in such undesirable condition on account of the above occurrence. Therefore, to avoid such undesired situation, the operator of cupola furnace should always be vigilant enough to tap the molten metal out from the well of cupola furnace before the level of molten metal rises up to the tower level. Hence the cupola may continue melting for longer period. यानी कि जैसे जैसे पिघली हुई धातु ऊपर बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे स्लैग और ऊपर बढ़ता चला जाएगा और जैसे ही ये स्लैग लो टेम्परेचर एयर के संपर्क में आएगा वैसे ही स्लैग जम जाएगा और अगर स्लैग लिक्विड फॉर्म में विंड बेल्ट तक पहुंच चुका है 2 इयर्स में तो ये स्लैग वहां पर जम जाएगा और उसकी वजह से एयर का फ्लो परमानेंटली चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर ऊपर नहीं पहुंच पाएगी और मेटल नहीं पिघल पाएगा। उस केस में स्लैग 2 ईयर में जम जाता है और क्यूपोला का आगे का ऑपरेशन रोक देता है। अगर परमानेंट जैमिंग क्यूपोला की रोकनी हो तो ऑपरेटर को एक्टिव रहना पड़ेगा और समय समय पर मोल्टन मेटल को वेल में से निकालते रहना पड़ेगा। अगर ऑपरेटर सही से काम करता है तो क्यूपोला फर्नेस मेटल को बहुत लंबे पीरियड तक पिघला सकती है। नेक्स्ट हेडिंग इज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ क्यूपोला फर्नेस। Thermal efficiency of cupola furnace is the ratio of heat actually utilized in melting and superheating the metal to the heat evolved in it through various means. The total heat evolved involves the heat due to burning of coke, heat evolved due to oxidation of iron, silicon and manganese and heat supplied by the air blast. During melting it is observed that approximately 48 to 70% of the evolved heat is going as waste. यानी अगर क्यूपोला फर्नेस के थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो वो हीट एक्चुअली यूटिलाइज जो की गई है धातु को पिघलाने के लिए और मेटल को सुपरहीट करने के लिए उसका रेशियो होता है जो टोटल हीट मिली है। टोटल हीट जो मिलती है वो मिलती है कोक के जलने से और आयरन, सिलिकॉन और मैंगनीज के ऑक्सीडेशन से और साथ में जो हीट सप्लाई की जाती है एयर ब्लास्ट के लिए। मेल्टिंग के वक्त ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अंदाजन 48 से 70% हीट नॉर्मली वेस्ट होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिकॉशंस फॉर सेफ्टी ऑफ क्यूपोला फर्नेस। फॉर ऑपरेटिंग द क्यूपोला सक्सेसफुली द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन टू अकाउंट। यानी क्यूपोला के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए नीचे दिए हुए पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। फॉर सेफ्टी ऑफ क्यूपोला बेटर क्वालिटी रिफ्रैक्टेड लाइनिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिपेयरिंग फर्नेस so that it can withstand high temperature as produced inside the furnace during melting. Otherwise it will fuse and mix with molten metal to form slag. यानी क्यूपोला की सेफ्टी के लिए हमेशा रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिससे कि क्यूपोला हाई टेम्परेचर झेल सके, वरना क्यूपोला के अंदर मोल्टन मेटल के साथ में रिफ्रैक्टरी लाइनिंग मिक्स हो सकती है और स्लैग बन सकता है। द फर्नेस ऑपरेटर ड्यूरिंग फायरिंग द फर्नेस should always make an effort to place the metal charge in the center.
he must ensure that the coke charge is well distributed all around and towards the fire break lining to ensure uniform and throughout melting of the metal. यानी फर्नेस के ऑपरेटर को हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेटल चार्ज जो सप्लाई किया जा रहा है फर्नेस में वो सेंटर में सप्लाई किया जाए और साथ में कोक चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जिससे कि मेटल यूनिफॉर्मली मेल्ट हो सके. एज द एयर पासेज थ्रू द टोयर्स द टेम्परेचर नियर द टोयर ओपनिंग्स will therefore be comparatively lower and consequently the molten iron and slag will have a tendency to solidify near these openings and block them. This should be prevented by frequent poking and removal of these material by means of a poking rod through the toyers. यानी कि हवा जैसे जैसे टोयर्स के पास से निकलती जाती है वैसे वैसे हवा का तापमान बढ़ता जाता है लेकिन टोयर के पास तापमान काफ़ी कम होता है. इसी वजह से वहाँ पर पिघला हुआ लोहा या स्लैग जम सकते हैं और हवा का रास्ता रोक सकते हैं. इसको रोकने के लिए पोकिंग रॉड द्वारा टोयर्स को समय समय पर पोक करते रहना चाहिए और ऐसे मटेरियल्स को रिमूव करते रहना चाहिए. Next is amount of air supply should be properly controlled. An excess amount of air will always result in waste of fuel and lowering of temperature inside a lesser amount than required will cause incomplete combustion of fuel which is undesirable. यानी हवा की सप्लाई प्रॉपरली कंट्रोल करनी चाहिए. अगर हवा एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में सप्लाई कर देंगे तो फ्यूल वेस्ट होगा और साथ में क्यूपोला के अंदर तापमान भी कम रहेगा. अगर हवा कम सप्लाई की गई तो उससे फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबर्जन होगा जो कि डिजायरेबल बिल्कुल भी नहीं होता. टैप होल मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड बाय मींस ऑफ अ वेल suitable plugging means. Clay mixed with an equal amount of coal dust forms a very suitable mixture for plugging up the tap hole. यानी टैप होल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से बंद होने चाहिए. नॉर्मली क्ले और कोल डस्ट मिला के टैप होल के लिए प्लग्स बनाए जाते हैं. इन क्लोजिंग द टैप होल precaution must be taken to press plug downwards in the hole so that the splash of molten metal during plugging does not fall on hands of the furnace operator. यानी कि टैप होल को बंद करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी प्लग को नीचे की तरफ दबाया जाए तो बहुत ध्यान से दबाया जाए वरना पिघली हुई धातु उछल सकती है और वो फर्नेस ऑपरेटर के ऊपर गिर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज मोल्टन मेटल शुड ऑलवेज बी टैप्ड आउट वेल इन टाइम बिफोर इट्स लेवल राइजेस टू हाई इन द वेल ऑफ द क्यूपोला फर्नेस. एनी डिले ऑफ टैपिंग molten metal, the slag floating on the surface of the molten metal will start flowing into the wind belt through the toyers and air passage will be choked and it will result in severe problem of the jamming of the cupola furnace. यानी कि पिघली हुई धातु को सही समय पर वेल में से निकाल लेना है. अगर पिघली हुई धातु को निकालने में लेट किया तो स्लैग और मोल्टन मेटल भरते चले जाएंगे. उसकी वजह से टोयर्स के विंड बेल्ट में चोकिंग हो सकती है जिसकी वजह से क्यूपोला जैम हो सकती है. अब अगर बात की जाए एडवांटेजेस ऑफ क्यूपोला के तो इट इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू ऑपरेट. अ क्यूपोला इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स विदाउट रिड्यूसिंग मेल्ट क्वालिटी. डर्टी ऑयली स्क्रैप कैन बी मेल्टेड एज वेल एज अ वाइड रेंज ऑफ स्टील एंड आयरन. They therefore play an important role in the metal recycling industry. Cupolas can refine the metal charge, removing impurities out of the slag. From a life cycle perspective, cupolas are more efficient and less harmful to the environment than electric furnaces. This is because they derive energy directly from coke rather than from electricity that first has to be generated. यानी क्यूपोला सिंपल और इकोनॉमिकल होती है. क्यूपोला में
बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना मेल्ट क्वालिटी को रिड्यूस किए हुए। गंदी या फिर ऑयली स्क्रैप मेटल्स को भी या फिर स्टील और आयरन को भी आप आराम से क्यूपोला में पिघला सकते हैं। इसीलिए क्यूपोला मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होती है। क्यूपोला की मदद से मेटल चार्ज रिफाइन भी हो जाता है और इम्प्यूरिटीज स्लैग में निकल जाती हैं। अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात की जाए तो क्यूपोला काफ़ी इफ़िशिएंट होती हैं और एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रिक फर्नेस के मुकाबले काफ़ी कम हार्म पहुंचाती हैं, क्योंकि क्यूपोला में डायरेक्टली कोक जलता है, जबकि इलेक्ट्रिक फर्नेस में पहले कोक जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक फर्नेस चलाई जाती है। द कंटिन्यूअस rather than batch process suits the demand of a repetition foundry. Cupolas can be used to reuse foundry byproducts and to destroy other pollutants such as VOC from the core making area. High melt rates, ease of operation, adequate temperature control, chemical composition control. Efficiency of cupola varies from 30 to 50%. Less floor space requirement comparing with those furnaces with same capacity. यानी कि क्यूपोला में जो मेटल को मेल्ट करने का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होता है। उसके अलावा क्यूपोला का इस्तेमाल फाउंड्री बाय प्रोडक्ट्स के रीयूज करने के लिए भी किया जा सकता है। क्यूपोला का मेल्ट रेट हाई होता है, ऑपरेशन आसान होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना भी आसान होता है, केमिकल कंपोजिशन कंट्रोल करना भी आसान है। क्यूपोला की इफिशियंसी 30 से 50% होती है और फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यूपोला को कम होती है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए फर्नेस जिनकी कैपेसिटी सेम हो उनके मुकाबले। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ क्यूपोला। सिंस मोल्टन आयरन एंड कोक आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, certain elements like silicon, manganese are lost and others like sulfur are picked up. This changes the final analysis of molten metal. Close temperature control is difficult to maintain. यानी कि क्यूपोला में पिघला हुआ आयरन और कोक आपस में कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए सिलिकॉन और मैंगनीज खो जाते हैं और सल्फर जैसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इसकी वजह से मोल्टन मेटल का कंपोजिशन थोड़ा सा बदल जाता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्यूपोला में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।